मुख्तार अंसारी। विषय एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत के बाद सियासत शुरू हो गई, जिसकी मौत के बाद ये कहा जाने लगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। तो इस केस में थोड़ा सा एक लग रहा है कि चूक हुई है जो सरकार की तरफ से, कि अगर वो बीमार था तो उसका कायदे से अच्छे से इलाज करा देते। कई बार से उसने चिट्ठियां लिखी थी कि उसको शक है कि उसको मारने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा उसको ध्यान दे दिया होता तो एक प्रक्रिया जो साफ सुथरी होनी चाहिए वो दिखती हमें, जो नहीं दिखी है। 47 बयान आ रहे हैं, उसमें 70 क्या 80% राजनीति है, 20% कोई सहानुभूति या कोई और चीज है। चला गया है, अपराध से मुक्ति मिली है, लेकिन इस तरह के व्यक्ति को लेकर एक महिमा मंडन करने का जो लगातार चल रहा है, भाई अपराधी था इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने अपराध से पैसा बनाया इसमें कोई दो राय नहीं, राजनीतिक संरक्षण उसको मिला इसलिए वो इतना बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपराधी को हीरो बना देते हैं और जो असल हीरो जो समाज के लिए काम कर रहा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई तो कैसे हुई ये सबको पता है, लेकिन उससे पहले लखनऊ में जो है मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय का आमना सामना हुआ और उसमें दोनों तरफ से गोलियां चली। उसमें कृष्णानंद राय जो है वो बच गए, लेकिन दोनों तरफ से गोलियां चली थी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जो हमेशा हर हफ्ते मौजूद होते हैं, इस हफ्ते भी मौजूद हैं। चुनिंदा विषयों पर हम चर्चा करते हैं और वो विषय जो देश में चर्चा का विषय तो है ही, इसके साथ ही आप पर भी उसका असर होता है। इसलिए हम इस तरीके की खबरें और इस तरीके के विषय खबरों के खिलाड़ी में उठाते हैं और आपका नज़रिया खबरों को लेकर साफ करते हैं अपने खबरों के धुरंधर के साथ। मेरे एक तरफ रामकृपाल जी दिख रहे हैं, राहुल जी मेरे दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, अनुराग जी हैं और समीर जी हैं, और हमेशा की तरह सहज और सरल शब्दों में अपनी बात रखने वाली पूर्णिमा जी भी हमारे साथ हैं। पूर्णिमा जी से शुरुआत करेंगे। विषय एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत के बाद सियासत शुरू हो गई, जिसकी मौत के बाद ये कहा जाने लगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, परिवार के तरफ से भी, विरोधी दलों के तरफ से भी। क्या है इस पूरे घटनाक्रम के पर्दे के पीछे की कहानी, क्या है इसकी सच्चाई, एक एक करके कोशिश करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए, हमारे खबर गढ़ने वालों के जरिए आपका जो नज़रिया है इस खबर को लेकर उसे साफ करने की। पूर्णिमा मैम, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। एक व्यक्ति जो कि 5 बार विधायक रहा है, मजबूती से जीता है, अपने क्षेत्र में उसका दबदबा रहा है, हमेशा से माफिया डॉन जैसी उसकी छवि रही है और बहुत सारे लोग उसके पीड़ित भी हैं। लगातार हमने बहुत सारी इस तरीके की बाइट्स भी चलाई है। इस वक्त जो इस मौत के साथ सियासत शुरू हुई है, इसे किस एंगल से देखेंगी, और दूसरी चीज़ आपका इस पर क्या राय, क्या नज़रिया? प्रतीक्षा जी, देखिए मेरी राय तो ये है कि मौत चाहे किसी की भी हो, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, उसके बारे में हम अब अपना मतलब साधने के लिए बयान दें और उसको हम मामला इशू बनाएं, ये मुझे सही नहीं लगता है। जो अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से जो बयान आ रहा है, मुझे लग रहा है बेसिकली वो उनकी वोट की राजनीति है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को साधने के लिए वो बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी कोई साधु संत तो थे नहीं, अब नहीं रहे, इसलिए उनके बारे में हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी एक दबंग की छवि थी, उनके खिलाफ कई सारे आपराधिक मुकदमे थे, तो जेल में थे वो कई सालों से। अब जेल में रहते उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी डेथ हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण है इलाज के लिए, लेकिन उनको ले जाया गया था। तो इस पे बहुत ज़्यादा हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, मुझे ये उचित नहीं लगता है। मुख्तार अंसारी, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि ये जो केसेस हो रहे हैं, इसके पहले हमने अतीक अहमद का देखा, अभी मुख्तार अंसारी का देख रहे हैं, तो उससे एक बात जहन में आती है कि न्याय की प्रक्रिया जो है ना, उसको काम अपना करना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया को दूसरा कोई अपने ऊपर लेके उसको, जैसा लग रहा है कि उसको फोर्स किया जा रहा है न्याय की प्रक्रिया, तो जो जस्टिफाई कर रहा है कि ठीक है वो गुंडा था, उसको तो जो अंत होना था वैसा हुआ, मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। तो इस केस में थोड़ा सा एक लग रहा है कि चूक हुई है जो सरकार की तरफ से, कि अगर वो बीमार था तो उसका कायदे से अच्छे से इलाज करा देते। कई बार से उसने चिट्ठियां लिखी थी कि उसको शक है कि उसको मारने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा उसको ध्यान दे दिया होता तो एक प्रक्रिया जो साफ सुथरी होनी चाहिए वो दिखती हमें,
जो नहीं दिखी है। और लोगों के मन में, चूंकि अतीक अहमद का बहुत अभी पुराना किस्सा नहीं हुआ है, जिस तरह से उसकी हत्या हुई वो भी पुलिस कस्टडी में, और उसके बाद अब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई वो भी कस्टडी में, तो ये एक सवाल जरूर जहन में खड़ा कर रहा है कि क्या कहीं कोई एक तरफा एटीट्यूड तो नहीं है किसी पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ, जो कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी अवॉइड करना। जीवन रक्षा का अधिकार तो हमारा संविधान देता ही है, वो अपराधी भी है तो भी। जिस तरीके की तस्वीर अभी इस वक्त मुख्तार अंसारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में है, निश्चित तौर पर सुपुर्दे खाक के बाद अब शायद वो मामला थोड़ा सा माइल्ड होगा, पर जिस तरीके की अभी स्थिति है वो ये बताती है कि चुनावी मौसम में इसे इतने जल्दी ठंडा भी नहीं होने दिया जाएगा। रामकृपाल सर, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जो भी हम धर्म अपनाते हैं, उसके हिसाब से जिस व्यक्ति कोई सुपुर्दे खाक हो गया या जिसे मुखाग्नि दे दी गई, उस दिन उसके बारे में हम थोड़ी कम चर्चा करते हैं, पर फिर भी मुख्तार अंसारी या जिसकी मौत पिछले साल भी जिस तरीके से चर्चा में रही, एक जो तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, सवाल सीधे यूपी सरकार पर है, सवाल सीधे यूपी पुलिस पर है। इसे कैसे देखते हैं? और दूसरी चीज़, जैसा कि पूर्णिमा मैम ने कहा कि सियासत इस तरीके की चीज़ों पर मेरे हिसाब से शायद नहीं होनी चाहिए, आप करें। बिल्कुल सही है। देखिए पूर्णिमा जी ने जो बातें कही हैं, मैं वही बातें अगर आप मुझसे पहले पूछती तो एग्जैक्टली मैं वही कहता। वो सारी बातें उनकी बिल्कुल सही हैं, उससे मैं सहमत हूँ। मेरा भी ये मानना है कि देखिए न्याय होना ही काफ़ी नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी ज़रूरी होता है। और ये कहीं ना कहीं से इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार पर यह सवाल कई बार उठते भी हैं, तो मुझे लगता है कि एकदम सही है, क्योंकि देखिए न्याय अगर होते हुए दिखेगा नहीं तो आज तो कोई लोकप्रिय हो जाए, लेकिन दीर्घकालिक राजनीति के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। किसी भी लोकतंत्र में लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो सिर्फ न्यायपालिका ही है। ईमानदारी की बात यह है, क्योंकि उस पर भरोसा होता है। सत्ता में जो है उससे ज़्यादा भरोसा होता है कि अगर कहीं कुछ होगा तो न्यायपालिका है। तो ये जो चीज़ें हैं कि न्यायपालिका को बाईपास करके किसी भी तरह का, मैं इस मामले से उसको नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा इसमें भी जो भी आरोप लग रहे हैं, मैं उन दोनों के, देखिए आरोप लगाना एक बात होती है, जजमेंटल होना दूसरी बात है। जैसा पूर्णिमा जी ने कहा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसी जिस तरह के बयान कल से आ रहे हैं वो जजमेंट जैसे हो गए हैं कि आरोप भी हैं और उस पर फाइनल जजमेंट भी है कि ऐसा किया गया है। मेरा कहना है कि इतनी जल्दी इस तरह की चीज़ों को, जैसा वो कह रही थी कि वोट की राजनीति के लिए बुलाना अच्छा नहीं होता, और भीड़ देख करके कोई भी चीज़ उचित है या अनुचित, इस पूरी धरती में कोई भी जो जिसको कहते हैं फंडामेंटल ट्रुथ, वो हम उसके भीड़ को देख के कभी नहीं हुआ है। भीड़ ने तो हमेशा फांसी पर लटकाया है, चाहे वो धरती गोल हो से लेकर के, चाहे धरती नहीं घूमती है से लेकर के। ये बहुत ही, तो ये लोकप्रियता और अलोकप्रियता के सहारे आप क्या उचित है क्या अनुचित है, इसकी व्याख्या बहुत ही संभल के की जानी चाहिए। और मैं इससे ज़्यादा नहीं, पूर्णिमा जी ने जो कहा है मैं उस पर बिल्कुल। समीर सर, पिछली सरकारें एक माफिया डॉन जो कि लगातार बढ़ते जा रहा था, जो कि लगातार कह लीजिए कि उसका दबदबा या उसका जो प्रभाव है वो उसके क्षेत्र में बढ़ता जा रहा था, उसके बावजूद भी वो 5 बार विधायक रहा था। क्या इस तरीके के जो माफिया या इस तरीके के चेहरे जो समाज में बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं या उठते हैं, सर उठाते हैं, उनके लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं है? मुख्तार भी उनमें से। देखिए कोई भी डॉन रहा है, सिर्फ मुख्तार अंसारी की बात नहीं, आप अतीक अहमद को देखो या ब्रजेश सिंह को देखो या महाराष्ट्र में भी है, हिंदुस्तान के जितने भी डॉन रहे, अपराधी रहे, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला और इसी कारण वो राजनीति में सक्रिय हुए, राजनीति में आगे बढ़े। नेताओं के संग और अपराधियों के संग साठगांठ रहती है, वोट और नोट की साठगांठ रहती है। वोट भी देते हैं और नेताओं को वोट भी दिलवाते हैं। नोट और वोट के कारण नेता अपराधियों से जुड़ते हैं कि भाई इनका एक कम्युनिटी के अंदर दबदबा रहता है, एक क्षेत्र में अंदर दबदबा रहता है। और आप ये देखिए कि अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय भी जीत जाते हैं। मुख्तार अंसारी को देखिए, पहले बसपा से जीते, उसके बाद 2 बार वो निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। तो ये बताता है कि उनका क्षेत्र के अंदर दबदबा रहता है, अब उनकी कम्युनिटी का हो या उनके काम का हो या उनके रोब का हो।
अब मुख्तार अंसारी की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे बढ़ाने में, किसी भी अपराधी को बढ़ाने में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी भूमिका रहती है। अब मुख्तार अंसारी तो सुपुर्द खाक हो चुका है, अब उसको ज़िंदगी से छुटकारा मिल गया, लोगों को उसके आतंक से छुटकारा मिल गया है उसके जाने के बाद। मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को अगर राजनीतिक दल बढ़ाते रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर, और कल से आप देखिए तो सोशल मीडिया पे मुख्तार अंसारी को लेके दो तरह की पोस्ट की बाढ़ आई हुई। एक उन्हें उसे कह रहा है कि गरीबों का मसीहा है, कोई उसे रॉबिनहुड कह रहा है, कोई उसे कह रहा है कि इसने गरीबों को इतनी मदद की, अमूरी उससे लूटा और गरीबों को पैसा उसने दिया है। दूसरा कह रहा है कि आतंक का पर्याय था। उस पर फिर भाजपा के जो विधायक की हत्या हुई उसका जिक्र हो रहा है, कई निर्दोष लोगों की हत्या का जिक्र हो रहा है, कईयों की जिनकी ज़मीनें पे कब्जा हुआ उनका जिक्र हो रहा है। और इस तरह के लोग कल आप देखेंगे कि मीडिया पर उनकी बयान आ रहे हैं, टीवी चैनलों पे उन लोगों के जो बयान आ रहे थे। तो अब ठीक है, एक व्यक्ति चला गया है, अपराध से मुक्ति मिली है, लेकिन इस तरह के व्यक्ति को लेकर एक महिमा मंडन करने का जो लगातार चल रहा है, भाई अपराधी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने अपराध से पैसा बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं, राजनीतिक संरक्षण उसको मिला इसलिए वो इतना बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद से जिस तरीके से अपराधियों के अंदर डर बैठा है, जो जिस तरह से जो संगठित अपराध हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो बड़ी नामे थे, लगभग वो खत्म हो चुके हैं। जो सत्ता चलाते थे अपने घर से, जो थानेदारों को अपने घर में बिठाकर निर्णय लेते थे, आज वो लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर साफ हो चुके हैं। अब अतीक अहमद का कहा जा सकता है कि भाई पुलिस कस्टडी में मारा गया है वो, लेकिन था तो अपराधी, किसी अपराधी ने उसको मार दिया है। मुख्तार के तो हृदय गति से, हार्ट फेल से उसकी डेथ हो गई। इसमें अब सरकार क्या करेगी, कोई जेल में अगर मर जाए? ये कहा गया इसको जहर दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी हुई है, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं उसके इस मामले को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि 2017 के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है, अपराधियों के अंदर डर बैठा है, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं, या उन्हें कोर्ट से सजा मिल रही है, या वो यमराज के पास जा रहे हैं। ये जो छवि बन गई है, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और सामान्य व्यक्ति का जीवन जीना दुर्भर हो गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से अपराधी लोग राजनीति को प्रभावित कर रहे थे, बड़े ठेकों को प्रभावित कर रहे थे, कोई अपनी दम पर बिजनेसमैन बनता था तो उससे हफ्ता वसूली करके उसको प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करते थे। तो इस कारण उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास हो नहीं रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा था कि यहाँ हफ्ता टैक्स देना पड़ता है, गुंडागर्दी का टैक्स देना पड़ता है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद इस पर बहुत हद तक कंट्रोल लगा है। और देखिए योगी आदित्यनाथ के आने के बाद तो 62 ऐसे संगठित अपराधी रहे जिन्हें योगी आदित्य सरकार ने जड़ से खत्म करने का काम किया। और मुख्तार अंसारी के बारे में तो कहा जाता है उसकी 500 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है, जो व्यवसाय कर रहे थे। कई सरकारी जमीन, इसके बारे में तो खबर भी मैं कल पढ़ रहा था कि एक सरकारी जमीन पर मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया, बिल्डिंग बनाई, और वही बिल्डिंग सरकारी विभाग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किराए पे दे दी और 15 करोड़ रुपया उसने किराया लिया। तो इस तरह का जो चल रहा था कि सरकारी जमाने पे कब्जा कर लो, बिल्डिंग बना लो, सरकारी विभाग को किराए पे दे दो, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, उस चीज़ों पर अंकुश लगा है। लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार इस दिशा में काम कर रही है और मुझे लग रहा है ये सराहनीय पहल है। और समाज को भी इस मामले में सरकार का साथ देना चाहिए। कोई भी यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो आम लोगों में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो। अनुराग सर, जैसा कि अभी समीर सर ने भी कहा कि नो डाउट कि 2017 के बाद से एक जो छवि है योगी आदित्यनाथ को लेकर वो बदली है लोगों में, इसलिए भी शायद आम लोग जो है इस मुद्दे को इस तरीके से नहीं उठाते, बड़ा राहत से देते, अरे चलो योगी बाबा ने किया, या उनके संरक्षण में जो है अपराधी पनप नहीं पा रहे हैं। एक छवि है वो शायद बहुत प्लस पॉइंट में जा रही है योगी आदित्यनाथ के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। देखिए, इसमें अब बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हम भारतीय संस्कृति में हमेशा कहा गया है कि जो व्यक्ति चला गया उसकी हम बुराई नहीं करते, लेकिन शायद मुख्तार अंसारी के मामले में मैं इतना संयम नहीं बरत पाऊंगा। और देखिए, मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, वो उत्तर प्रदेश में अपराध के, भय के, आतंक के पर्याय थे। आज अगर कानून ने उन लोगों को अरेस्ट किया, अभी जैसे पूर्णिमा जी बोल रही थी कि उन्होंने मांगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे अस्पताल भेजो, या अतीक ने कहा कि मुझको ये चाहिए। इन्होंने खुद कानून का दुरुपयोग करके अस्पतालों में जाना। कई अपराधियों के अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो आम आदमी को ये पता होगा कि वो तो जेल में है, लेकिन जबकि असलियत ये होगी वो तो अस्पताल में है, कानून को उसका दुरुपयोग करके। अगर इनके केस में भी इनको उत्तर प्रदेश नहीं लाया गया होता तो जेल से इनकी बादशाहत चल रही थी। इनके लिए जेल में होना या घर में बैठे होने में कोई फ़र्क नहीं था। तो अगर कानून का सख्ती से पालन हो रहा है आम आदमी की सुरक्षा के लिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब से मुख्तार अंसारी पंजाब में सालों रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो जेल में हैं या बाहर हैं,
लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में आए तब से उनकी सारी तबीयतें खराब हुई, सारी चीज़ें हुई। क्यों? क्योंकि तब वो एक्चुअल जेल में आए, नहीं तो उसके पहले जेल में वो थे ही नहीं। तो अगर कानून का सख्ती से पालन कराने में कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो हमें ये विश्लेषण करने की ज़रूरत है वो आम आदमी जो एक वोटर है, जो एक निवासी है, एक उस प्रदेश का रहने वाला, उसके हित में है या उसका अहित है, उसके ये हित में है, उसका फ़ायदा हुआ है। ऐसा नहीं था कि मुख्तार अंसारी जेल में थे तो वहाँ पे आतंक नहीं था, आतंक था। तो अब उस आतंक की, देखिए आतंक भी जो होता है वो एक जो सीधा होता है और एक उसका परसेप्शन होता है, उसकी परसेप्शन बना हुआ है कि मुख्तार अंसारी से अगर आपने उनको नाराज़ किया तो हमें ना व्यापार करने दिया जाएगा ना हमें जीने दिया जाएगा। वो परसेप्शन अब ख़त्म हुआ है। और जैसा कि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ, देखिए योगी आदित्यनाथ की छवि, आप जब कोई कानून अपराधी के लिए नहीं है तो आप सरकार से क्यों उम्मीद करते हो कि उस अपराधी को डील करने के लिए आप मानवता रखो? क्या इन्होंने किसी के साथ मानवता रखी थी? और एक जो दूसरा, किसी की भी मृत्यु के बाद, चाहे वो अतीक अहमद की मृत्यु के बाद भी, और अतीक अहमद के, इन लोग को रॉबिन हुड की छवि दे दी गई कि रॉबिन हुड थे, इन्होंने तो गरीबों, सिर्फ 2 गरीबों के लिए अगर किया हो तो किया हो, बाकी इन्होंने सबने अपने पेट भरे थे। मुख्तार अंसारी की फोटोग्राफ्स भी वायरल हुई हैं जिसमें वो दंगों के दौरान खुली जिप्सी में वो मऊ में घूमते हुए दिखे थे। तो आप ऐसे व्यक्ति को कैसे रॉबिन हुड बना सकते हो? क्या आपने रॉबिन हुड की ही परिभाषा को गलत बना दिया है? क्या, मुझे नहीं पता कि रॉबिन हुड उस ज़माने में खुली बंदूकें लेके लोगों पे गोलियां चला रहा है या, तो आप ये एक आम आदमी की जो छवि है, आम आदमी के दिमाग में जो रॉबिन हुड की छवि है, कृपा करके उसको जो है सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। रॉबिन हुड कभी भी खुली जीप में बंदूकें लेके नहीं घूमते होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ऐसे स्थिति में इन लोगों को जो इनके साथ हो रहा है, अगर यही रास्ता है, देखिए, और इस केस में जहाँ तक है, पोस्टमार्टम हो गया, कुछ नहीं निकला, हार्ट अटैक से मौत हुई है, वीडियोग्राफी भी हुई, पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी भी हुई, उसके बाद जांच, चूंकि इस टाइप की उसमें आमतौर पर जांच होती है तो इसमें जांच भी होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। आप जब अपराधी अपराध कर रहा है उसके लिए कोई नहीं कहता कि उसको जेल भेजा जाए, स्पेशली कुछ राजनीतिक दल जो धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन अगर उनकी किसी वजह से मृत्यु होती है तो वहाँ पे आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और इसमें मैं अगर राजनीति की मैं बात करूं तो जो मैं 2 दिन से देख रहा हूं, कुछ राजनीतिक दल जिस तरह से इस पर राजनीति कर रहे हैं, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि ये लोग क्या बचकानी चीज़ कर रहे हैं। आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट का वोट लेने के लिए आप ये सारी बातें, एक अपराधी को रॉबिन हुड बना रहे हो, जबकि उस क्षेत्र में जिस सीट से उनके खुद के भाई चुनाव जीतते हैं उसमें मुस्लिम वोट का प्रतिशत नगण्य है, 15-16% है। आप किस जगह के मुस्लिम वोट को, मतदाता को लुभाना चाह रहे हो? नंबर 1। अब आप ये कहेंगे अगर वो मुस्लिम मतदाता उसे वोट नहीं देते तो वो कैसे जीते? देखिए, वहाँ की जो स्पेशली जो 2-3 सीटें हैं उनके डायनेमिक्स थोड़ी सी अलग थी। वहाँ पे कुछ जो रिच कम्युनिटीज़ थी उनका वर्सेस गरीब था, तो इन लोगों ने उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपना हित सिद्ध किया और उनके नेता बन के उभरे। वहाँ कोई मुसलमानों के लिए इन्होंने कोई बहुत कुछ किया हो ऐसा मैंने कभी अपने पूरे अपने पत्रकारिता के करियर में नहीं सुना। रामकृपाल जी बहुत सीनियर आदमी, ये ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मैंने ऐसा कोई किस्सा, एक जो छवि बनाने के लिए किया जा सकता हो कि एक मैं कहानी पढ़ रहा था, एक महिला इनके दरवाजे पे आई, उसने कहा कि मेरे बेटी की शादी नहीं हो पा रही है तो इन्होंने वो शादी कराई, वही किस्सा एक चारों तरफ इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। और अतीक के समय भी यही किस्सा उठा था। तो इनको ज़बरदस्ती का रॉबिन हुड। अभी जो रामकृपाल जी प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक मज़ेदार किस्सा बता रहे थे कि नजीबाबाद में संत हुआ, उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन सुल्ताना डाकू का नाम सबको जानता है। तो ये एक हमारे समाज की भी, अगर हमें अपराधी हमारे समाज में आ रहे हैं तो इसमें गलती हमारी भी है। हम अपराधी को हीरो बना देते हैं और जो असल हीरो जो समाज के लिए काम कर रहा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। तो
इन लोगों को जो अपराधी बनते हैं और जो अपराधी नुमा हीरो बनते हैं, इसके पीछे भी हम, आप, हमारी जनता, हम लोग जिम्मेदार हैं। जी, एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ, धर्म की राजनीति होना बिल्कुल गलत है, खास करके ऐसे वक्त पे जबकि किसी की मौत हुई हो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और अपराधियों का महिमा मंडन करना, ये सब करना, ये सब किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। तो ये लेकिन दोनों तरफ लागू होना चाहिए, ये पैमाना दोनों तरफ लागू होना चाहिए। हम एक तरफ तो देखते हैं कि राम रहीम को 40 बार से ज़्यादा शायद पैरोल मिल चुकी है, जब जब उस एरिया में चुनाव, अभी लोकसभा में भी मेरे ख्याल से वो पैरोल पे ही होगा, तो उसके खिलाफ भी जो केसेस हैं वो कम संगीन नहीं है। तो राम रहीम को इतनी पैरोल, उसके लिए इतनी सदनियति, और दूसरी तरफ इनके लिए इतना जहर, ये दोनों थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से पूर्णिमा जी ने अपनी बात रखी। राहुल सर, सबसे पहले स्पष्ट तो ये है कि इस मौत के बाद कोई भी एक जो आम नागरिक, जो आम वोटर है, वो कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा कि ये गलत हुआ, ये कहता हुआ, एक जो परसेप्शन नज़र अभी आ रहा है। बट सियासत लगातार हो रही है चुनावी मौसम की वजह से, या वाकई में एक कोर वोटर जो है, एक खास जो तबका है, उसे लुभाने का प्रयास? देखिए, किसी भी अपराधी की जो शुरुआत होती है उसे देखना बड़ा ज़रूरी है। मुख्तार अंसारी जो है, उसका परिवार कैसा है ये देखना ज़रूरी है। उनके परिवार में दादा जो हैं वो बहुत ही नॉन पॉलिटिशियन हुए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उनके नाना जो हैं उन्होंने देश के लिए जान दी है, नौशेरा का शेर कहा जाता था। तो ऐसे परिवार से अगर कोई एक व्यक्ति जो कि क्रिकेट का खिलाड़ी हो, वो कैसे अपराध की दुनिया में आता है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, उस वक्त साहिब सिंह और मखनू सिंह करके दो गैंग थे, अगर जिन लोगों को पता है। तो उसमें ब्रजेश सिंह और बाकी लोग जो थे वो जो है वो साहिब सिंह गैंग की तरफ थे, और मुख्तार अंसारी जो है उसने मखनू सिंह गैंग का जो है वो साथ ले लिया था। और ये साथ क्यों लिया गया होगा, इसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह से जो साहिब सिंह गैंग था उसका क्या प्रभाव उस क्षेत्र में था, उससे क्या होता था, ये सारी चीज़ें देखने वाली ज़रूरत है। दूसरा, फिर ये कहना कि उसकी क्या छवि थी। देखिए, कभी भी अपराधी जो होते हैं वो पनपते तभी हैं जब जो है पॉलिटिशियंस उनका साथ देते हैं। अब हम बहुत सारी बात होती है, कृष्णानंद राय की हत्या की बात होती है बहुत ज़्यादा। ये तो बात ठीक है कि कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई तो कैसे हुई ये सबको पता है, लेकिन उससे पहले लखनऊ में जो है मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय का आमना सामना हुआ, और उसमें दोनों तरफ से गोलियाँ चली। उसमें कृष्णानंद राय जो है वो बच गए, लेकिन दोनों तरफ से गोलियाँ चली थी। ऐसा नहीं था कि कोई मुख्तार अंसारी ही गोलियाँ चला रहा था। तो और कृष्णानंद राय और ब्रजेश सिंह के क्या संबंध थे, ये भी देखने वाली बात है। सो अगर हम इसकी राजनीति में घुस जाएंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि किस राजनीतिक दल ने किस वजह से किसे जो है संरक्षण दिया, और उस संरक्षण के कारण कौन कौन जो है अपराधी जो है वो पनपता रहा। अब मुख्तार अंसारी अपराधी है, इसमें तो कोई शक नहीं। 65 मुकदमे जिसके हों, जिसने 14 मर्डर के मुकदमे उससे शायद ज़्यादा ही हैं। तो उस तरह की जो छवि वाला व्यक्ति है वो उसकी मौत हुई है, मौत की जांच हो रही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि रूल ऑफ लॉ जो है वो ऐसे नहीं किया जा सकता कि अगर हम उसको ये मान लेंगे कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी भी अपराधी के लिए अलग हो सकता है और किसी आम व्यक्ति के लिए अलग हो जाता है, तो वो अनार्की हो जाएगी। तो रूल ऑफ लॉ सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। तो अगर कोई अपराधी है तो उसको उसके अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ाएं मिल रही थी, चाहे उसमें डिलेड था। मैं मानता हूं कि मुख्तार अंसारी ने कब अपराध किए, उसकी सज़ाएं कब मिल रही थी, इतना लंबा अरसा गुजर गया, उसमें नहीं हो पाया। और अपराधी ऐसे ही होते हैं, वो डरा धमका के, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं हो रही होती, उनके खिलाफ कोई आगे बढ़ के बोल नहीं रहा होता। तो मुख्तार अंसारी उसी तरह का अपराधी था। तो नेचुरल है कि इस तरह की, और आपने की बातें राजनीति इस पे हो रही है, तो राजनीति दोनों दल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक माहौल है इस वक्त, चुनावी माहौल है, इसलिए राजनीति हो रही है। और ये कहना मुख्तार अंसारी कोई मुसलमानों का कोई एक गुंडा था, ऐसा भी नहीं है। मुख्तार अंसारी के ज़्यादातर शार्प शूटर जो हैं वो हिंदू थे। नहीं, लेकिन मुसलमानों का मसीहा भी तो नहीं था ना, बात तो वही है ना। वो इलाके में उसका प्रभाव था, वो इलाके में कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ बहुत सारे लोगों के लिए बुरा हो सकता है, ये सारे काम हैं। कोई भी, अब आप बड़े बड़े डॉन्स जो महाराष्ट्र के हैं वो क्या मतलब सबके लिए गुंडे तो नहीं थे ना, तो उससे अलग अलग छवि जो है लोगों के भीतर होती है किसी भी व्यक्ति की। अब वो ये बात है कि वो हमारे जो कानून है उसके हिसाब से वो अपराधी है, उसने जो अपराध किए वो अपराधी है। अब हम बात करें कि जो राजनीतिक दलों को क्या फ़ायदा होता है, राजनीतिक दलों को दबदबे का फ़ायदा होता है, उनको वोट मिलते हैं और उसके ही कारण संरक्षण होता है। और इन अपराधियों को क्योंकि पैसे का फ़ायदा हो रहा होता है, ये
बहुत सारे टेंडर और ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें दोनों तरफ से राजनीतिक लोगों के भी फायदे हो रहे हैं, इन लोगों उनका के भी खुद का फायदे भी हो हो रहे हैं। तो ये जो एक नेक्सस है ये है, और जैसा कि कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अब जो सरकार है वो इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि वो इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रही है और वो दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल। रामकृपाल सर, जैसा कि अभी सभी से बातचीत हुई, ये जैसा कि अभी अनुराग जी ने भी कहा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि वो किसी मुसलमान मतलब परिवार के लिए बहुत मसीहा रहा हो, या मुसलमान परिवारों का उसने बहुत भला किया हो, या मुसलमानों का लीडर रहा हो, इस तरीके की कोई बात नहीं। लेकिन लगातार पिछले 2 दिनों से अगर आप देखिए तो विपक्षी दल जिस तरीके से उनके ट्वीट्स चल रहे हैं, उनके बयान चल रहे हैं कि वो मुसलमान था इसलिए ऐसे मारा गया, दूसरा वो मुसलमान था इसलिए उसको जहर दिया जा रहा था, वो मतलब वो जो एक शब्द है, वो एक कम्युनिटी का शब्द, उसे उठाकर सियासत हो रही है। चुनावी मौसम है निश्चित तौर पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस तरीके के मामले और बहुत सारे पहले भी आते रहे, क्या इसका फायदा इस चुनाव में मिलेगा? देखिए, बात बड़ी कड़वी होगी, लेकिन मैं अगर सच बोलूं, बिल्कुल। पहली बात तो यह है, जैसा हम सभी लोग कहते हैं कि अपराधी को अपराधी कहिए, वहाँ उसका धर्म मत ले आइए, न धर्म न जाति, ईमानदारी की बातें हैं। और लेकिन सच ये है, हमारे देश में आज़ादी के बाद से, नेहरू का थोड़ा वो पीरियड छोड़ दीजिए, तो उसके बाद से एक माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति शुरू हुई 20 से 25%। उसका एक बेसिक रीज़न था कि 80% जो है, 80 या 75%, सब पार्टियों को पता था कि ये डिवाइडेड है, जातियों में, फलाना में, ढकाना में। तो एक होता था कि अगर ये 20% को साध लिया तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और बहुत लंबे समय तक इसी आधार पर चुनाव जीता जाता रहा। अब क्या हुआ कि एक, मुझे नहीं लगता है कि टीवी पर बोलना चाहिए नहीं, लेकिन हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर इसको बाप बनाया है तो शमशान घाट तक जाना पड़ेगा। एक लंबे समय तक जब आप जिसके रिश्ते बनाए हुए हैं वहाँ से वोट आपको मिल रहा है, तो फिर उसका साथ अगर परिस्थितियाँ बदल गई हैं, जो 80% था अगर वो कहीं से यूनाइट हो रहा है, और आपकी छटपटाहट ये है कि पूरा एक जो अपोजिशन था अब वो 20 पार्टियों में डिवाइड हो गया है। अब 20% पर 20 पार्टियाँ, लेकिन अब उनको लगता है कि साथ कैसे छुड़ाएं, साथ छोड़ नहीं सकते। अब वो दोहरी नाव में सवार होते हैं कि पता चला ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, तो कम से कम सबकी निगाह उस माइनॉरिटी वोट अपीजमेंट पर है। और कल से जितने बयान आ रहे हैं, ईमानदारी से, एक होता है ना कि 2 चीज़ें होती हैं, देयर इज़ ऑलवेज ए गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। किसी के मन से पूछिए कि सचमुच बताओ क्या था, तो कहेंगे कि यार अपराधी था। लेकिन अगर उसके प्रशंसा करने से आज जो भीड़ उमड़ी है, अगर वोट में तब्दील हो जाता है तो लास्ट चांस ले लो। बिल्कुल सही। तो आप देखिए विशुद्ध रूप से हो रहा है, और सब जानते हैं कि वो, हम ये नहीं कहते हैं कि अगर वो एक्यूज्ड नहीं थे, वो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट के 2 वर्डिक्ट उनके खिलाफ थे। यानी अगर वो जिंदा भी रहते तो जेल में ही रहते, और अमर तो कोई होता नहीं है, यानी मृत्यु उनकी जेल में ही निश्चित थी, ये मैं कह रहा हूँ। तो उसमें सरकार कोई फाउल प्ले करेगी, क्या मिलेगा? जिसको हमेशा अपनी पूरी उम्र जेल में काटनी है, बट नहीं, उसके बावजूद जिस तरह से पूरा किया जा रहा है, ये वो है कि हताशा की राजनीति में जब आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है मंजिल, तो अब उसमें क्या है कि जो अपने पास है उसको ही बचा के रखो। और मैं एक बात आपको बता दूं, हालांकि उस टॉपिक पर आएंगे, पूरी अपोजिशन को, ये क्षेत्रीय दलों को, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय दल कांग्रेस, ये मालूम हो चुका है कि 24 की लड़ाई हम हार चुके हैं। नतीजा क्या है कि रीजनल पार्टीज वो अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से रणनीति बना रही, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अब सब ये देख रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है प्रधानमंत्री उनका नहीं बनने वाला है। आप सारी कल तक शाम तक जो डिसीजंस हुए हैं सारे स्टेट में, अगर उनको माइन्यूटली ऑब्जर्व एनालिसिस कीजिए तो पता चल जाएगा। तो मुख्तार अंसारी पर जिस तरह के बयान अलग अलग पार्टियों के आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा ना कि आप
आशंकाएं व्यक्त कर लो, लेकिन आप बाकायदा फैसले सुना रहे हो कि ऐसा हुआ दावा है। कर रहे हैं, बिल्कुल। जब अभी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, देखिए इस देश में बहुत दिनों से ये आरोप लगाया जाता है कि सत्ता जो है, कांग्रेस ज़माने में भी था, सत्ता चुनाव आयोग को कब्जे में कर रही है, ईडी को कब्जे में किए है, सीबीआई को कब्जे में किए है, सब पर लगता था, सारी संस्थाओं पर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन पर भी कहा जा रहा है कि ये भी सत्ता के कब्जे में हो गया है। कुछ बचेगा क्या? इसी धरती में रहना है। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ में जा कर के, अभी जो जहर वाली बात है वो 4 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट आती है, एक पर्टिकुलर कोई होता है उसमें आएगा फोरेंसिक पीरियड रिपोर्ट। लगता है, हाँ। कुछ चीज़ों पर तो भरोसा रखिए, कम से कम मेडिकल फैटर्निटी पर भरोसा रखिए। सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ अस्पताल है। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि राजनीति जो है वो शुद्ध रूप से इस समय का लोकसभा और आने वाली विधानसभा, इस पर पूरी तरह से फोकस। पूरी तरह से, इसलिए जो भी आज मुख्तार अनीस बयान आ रहे हैं उसमें 70 क्या 80% राजनीति है, 20% कोई सहानुभूति या कोई और चीज़ होती है। और आम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विश्लेषक भी इस बात का आकलन करते रहे हैं कि वोटर्स को जब अपराधी मरता है तो वो उन पर उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता कि उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरीके से हमारे भी तमाम ये जो मेहमान हैं, इन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी कि चुनावी मौसम है इसलिए इस मुद्दे को शायद इतना उठाया जा रहा है, अन्यथा इसका बहुत फ़ायदा चुनावी मौसम में क्षेत्रीय दलों को या राजनीतिक दलों को मिलेगा, ऐसा बहुत तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अंत के नोट में जो रामकृपाल सर ने कहा, मैं उसी से ख़त्म करूंगी कि ये अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं और इसी लिहाज से मुख्तार के मुद्दे को खास कम्युनिटी के साथ जोड़कर इतना उठाया और इतना बढ़ाया जा रहा है। अब इसका कितना फ़ायदा मिलता है या यूँ कहें कि जनता अब इसको कैसे देखती है, वो डिपेंड करेगा चुनावी परिणाम पर। लेकिन फिलहाल मुख्तार आतंक का एक कह लीजिए पर्याय था जिसका अंत हो चुका है। मुख्तार सुपुर्दे खाक हो चुका है। सरकारें इस तरीके के चेहरे को बढ़ाने में, इस तरीके के अब माफियाओं को बढ़ाने में आगे होती हैं। इसलिए ये कहना कि मुख्तार सिर्फ अपराधी वही जिम्मेदार था, ये शायद ठीक नहीं होगा। उस समय की सरकारें या जब भी इस तरीके के अपराधी बढ़ते हैं वो सरकारें भी वैसे ही पूरी तरह से वैसे ही वो मतलब उसकी जिम्मेदार होती हैं। समाज के हम और आप जैसे लोग भी उसके वैसे ही जिम्मेदार होते हैं जब इस तरीके के अपराधी बढ़ते हैं। तो बहरहाल एक आतंक का अंत हो चुका है। इस कार्यक्रम में फिलहाल बातचीत का सिलसिला यहीं रोकते हैं। आप हमारा चुनावी रथ इस समय ज़मीन पर है सत्ता के संग्राम के नाम से। आप अपनी बातें जो वोटर्स हैं वो हमारी टीम से कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अमर उजाला के ज़रिए इसे वहाँ तक पहुँचाएं, उन लोगों तक पहुँचाएं जो आपके समस्याओं का निदान करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।